हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी। मैं हूं शहबाज अशरफ। नाउ सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन बहुत करीब नज़र आ रही है और इससे किन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। इस हफ्ते अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। मंडे को एक्सपेक्टेशन थी कि जो मिडल ईस्ट की टेंशन है उसमें कुछ हमको डी एस्केलेशन नज़र आएगी और ऑफ कोर्स उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी थी जहाँ पे कुछ लोग अब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी नज़र आए, लेकिन हमने देखा कि डी एस्केलेशन के बजाय मजीद टेंशन बढ़ती हुई नज़र आई। उसका इम्पैक्ट हमको ऑयल प्राइसेस पे नज़र आया, जो ब्रेंट अगर हम देखें तो $77-78 भी क्रॉस कर गया था। और उसके अलावा पॉलिसी रेट में भी कोई चेंज हमने नहीं देखा। 11% पे पॉलिसी रेट को बरकरार रखा गया। मंडे को जो सीमेंट स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखी थी वो अगले ही दिन फिजल आउट हो गई और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स भी इस हफ्ते प्रेशर में नजर आए। सो हु टुक द वीक इन द एंड, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते हमने देखा कि बेयर्स टुक द वीक और KSE 100 इंडेक्स 2121 पॉइंट्स या 1.74% की कमी के बाद 1,20,023 पॉइंट से बंद हुआ है। नाउ थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी हमने देखा था कि 1,20,000 भी ब्रीच हो गया था और 1,19,700-800 के पास से मार्केट रिबाउंड हुई। अच्छी बात यह है कि 1,20,000 से ऊपर क्लोजिंग हुई है। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पर भी नज़र डालते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा पन्नू वुलन की स्टॉक प्राइस में नज़र आया जो 18.3% रहा। यूसुफ वीविंग की स्टॉक प्राइस में 14.2% का इजाफा हुआ। PABC 5.1%, HBL ग्रोथ फंड 4.6% और EFU लाइफ की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 3.9% का इजाफा हुआ। अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी इस हफ्ते पाक जेन पावर की स्टॉक प्राइस में हुई जो 41% नीचे रहा। मुगल स्टील की स्टॉक प्राइस में 14.4% कमी हुई। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स 10.6%, TRG 10.3% और फ्रीजलैंड कैंपिना एग्रो फूड्स की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 7% कमी हुई। और अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। ना कोई सरप्राइज़ नहीं है कि इस हफ्ते भी हमने ये देखा कि जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है वही बिगेस्ट स्टोरी थी और उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में हमको मंदी नज़र आई और इसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, जैसे मैंने भी शुरू में भी कहा, वो इन्वेस्टर को काफ़ी नर्वस कर रही हैं क्योंकि अगर ये ऑयल प्राइसेस परसिस्ट करेंगी हाई लेवल्स पे तो जाहिर है कि फिर इन्फ्लेशन के कंसर्न्स बढ़ेंगे और फिर जो हम अभी पॉलिसी रेट की बात कर रहे थे, पॉलिसी रेट में भी कोई कमी मज़ीद एक्सपेक्ट नहीं की जा सकेगी। तो इस खबर ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया इस हफ्ते इन्वेस्टर्स को। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ डेटा भी आया है। करंट अकाउंट के नंबर्स आए इस हफ्ते। मई 2025 में $103 मिलियन का डेफिसिट नज़र आया और अगर हम 11 मंथ्स की नंबर्स देखें करंट अकाउंट के तो अभी भी सरप्लस है $1.8 बिलियन का। तो शहबाज कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मई में भी सरप्लस हम देखें, लेकिन 103 मिलियन का डेफिसिट नज़र आया। बट ओवरऑल हम अभी भी क्लोज करेंगे फिस्कल ईयर सरप्लस में ही। आई थिंक हमारी भी एक्सपेक्टेशन थी कि जो इस महीने का जो डेफिसिट आया है वो हम सरप्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक उसका जो मेजर रीज़न है, अगर आप PBS के नंबर्स देखें कंपेयर टू स्टेट बैंक और ट्रेड डेफिसिट, उसमें फ़र्क है। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि डेफिसिट आया फॉर द मंथ ऑफ मई और पिछले महीने भी आई थिंक डेफिसिट ही था और सॉरी डेफिसिट नहीं था, सरप्लस था 12 मिलियन का, उस नॉमिनल। आई थिंक जो अच्छी बात ये है कि ये साल जो है करंट अकाउंट सरप्लस क्लोज होगा एट अबाउट $1.8 बिलियन विच वी विल सी आफ्टर 14 ईयर्स, राइट। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इसके और एक और जो सब पॉजिटिव थिंग ये है कि दिस इज़ इन लाइन विथ स्टेट बैंक टारगेट, गवर्नमेंट्स टारगेट एंड IMF टारगेट। तो येस, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि हम साल क्लोज करेंगे करंट अकाउंट सरप्लस में। अच्छा, इसके अलावा IT एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी जारी किए गए और मई 2025 में IT एक्सपोर्ट्स $329 मिलियन रहीं जो 1% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर, लेकिन 4% इंक्रीज़ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और इस तरह से 11 मंथ्स की IT एक्सपोर्ट्स $3.5 बिलियन तक पहुंच गई हैं, विच इज़ अप 19% ईयर ऑन ईयर। अच्छा, LSM इंडेक्स के भी हमने नंबर्स देखे और अप्रैल 2025 का ये नंबर आया है 2.3% ईयर ऑन ईयर हमने इजाफा देखा है LSM में और इस तरह से 10 मंथ्स के जो इंडेक्स है LSM का वो डाउन है अभी भी 1.5%। तो शहबाज ये भी आई थिंक प्रीटी मच इन लाइन है। LSM हम देख रहे हैं कि अगर सालाना बुनियाद पे देखें तो उसमें हमको कमी ही नज़र आ रही है।
देखिए जो गवर्नमेंट का टारगेट है एलएसएम का पूरे साल का 1.5% नेगेटिव है, और वही अगर 11 महीने का नंबर देखें तो उतना ही है, 10 मंथ्स का नंबर 10 मंथ्स का नंबर। अगर आप मगर इम्पोर्टेंटली ये है कि नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है विच इज़ अ बिग टारगेट, ऑप्टिमिस्टिक है। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, राइट? तो उसके लिए जो हमें जो डिक्लाइन देखा है इन फ्रॉम स्टील सेक्टर एंड अदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, वो कैसे रिवाइव होगा? आई थिंक कुछ दिन पहले ये भी था कि येस गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन सम इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर उसमें कोई पॉजिटिविटी आती है तो फिर हम देखेंगे कि येस देयर वुड बी इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। मगर वो कहाँ से आता है और गवर्नमेंट का क्या फोकस होता है, वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। राइट। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं यूसुफ फारूक, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं चेस सिक्योरिटीज़ के। यूसुफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी शुजा। अच्छा यूसुफ, अब जो इस वक्त हालात हैं, उस वक्त इन हालात में बड़ा मुश्किल होता है कि क्या एडवाइस इन्वेस्टर्स को दी जाए, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स के चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। और हम देख भी रहे हैं कि कुछ एफर्ट किया जा रहा है, टॉक्स हो रही हैं। सो आप इन हालात में आप क्या कहेंगे, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को या अपने पैसे को मैनेज करें? देखें शुजा, मार्केट ने ना अभी हमारा ख्याल है कि पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल रिस्क को जो है वो प्राइस इन नहीं किया है, और अगर हालात मजीद ख़राब होते हैं तो फिर मार्केट उससे जो है वो कुछ रिएक्शन ले सकती है। मेरा ख्याल है फोकस अच्छी कंपनियों पे करना चाहिए, उन कंपनियों पे करना चाहिए जिन पे लोग लॉन्ग टर्म पोजीशंस रखना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल प्राइस बढ़ने से शॉक नहीं आएगा। देखें, एक सबसे बड़ा रिस्क ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस बढ़ने का ही है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बट अभी इस वक्त जो है फोकस उन्हीं कंपनीज पे करना चाहिए जिनकी अर्निंग्स आती हैं, जो सस्ती हैं, और स्पेक्यूलेशन से जो है वो इस वक्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिन स्टॉक्स के पीछे फिर अर्निंग्स नहीं आती हैं वो इस तरह की सिचुएशंस में, अगर सिचुएशन खराब होती है तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकते हैं। हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान की अपनी जो इकोनॉमिक हालात हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन सही हो जाती हैं तो हम ग्रेजुअली होपफुली ये भी देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की करंट अकाउंट सिचुएशन अभी इस वक्त अच्छी है, तो पाकिस्तान में स्टॉक्स भी रीरेट हो सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, और साथ में अर्निंग्स भी बढ़ सकती हैं। तो हम बहुत अच्छा ओवरऑल आउटलुक देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये इस वक्त एक शॉर्ट टर्म कंसर्न है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई भी है, जिसमें ज़ाहिर है हमने एक बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है ऑयल प्राइसेस के ऊपर। अच्छा यूसुफ, ये बताएं कि इस हफ्ते हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कुछ अच्छी खबरें आई। पावर सेक्टर जो सेक्युलर डेट है उसके रेजोल्यूशन हमने देखा कि वो बिल्कुल करीब नज़र आ रहा है, कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है, और पार्लियामेंट से भी हमारी खबरें हैं कि एक फॉर्मेलिटी ही रह गई है, वो भी हो जाएगा नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे बजट जब अप्रूव होगा पार्लियामेंट से तो ये भी हो जाएगा। और हमने देखा भी है कि इस हफ्ते अगर हम जो वो स्टॉक्स जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे इससे, नेमली OGDC, PSO, सुई साउथ, सुई नॉर्थ, ये सब पिछले हफ्ते से थोड़ा सा ऊपर बंद हुए हैं, जहाँ पे इंडेक्स 1.7% नीचे बंद हुआ है। तो ये भी आई थिंक एक कहना चाहिए कि रे ऑफ होप है फॉर इन्वेस्टर्स। जी ज़ाहिर है, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम ही रहा है, और जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे स्टोरीज हैं, जहाँ पे अर्निंग्स आती रहेंगी, वहाँ पे शायद थोड़ी सपोर्ट कॉन्स्टेंटली रहेगी जब हालात भी खराब होंगे। तो इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियोज में से जो स्पेक्यूलेटिव चीज़ें हैं जिनमें अभी इस वक्त अर्निंग्स नहीं है, या जिनमें अभी इस वक्त कोई मेजर स्टोरी नहीं है, उन पोजीशंस में ख्याल रखना चाहिए, और ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए। अच्छा यूसुफ, अगर आपने आई थिंक जो बजट में हमने देखा था कि प्रायर टू बजट बहुत खबरें थी कि जो ऑटो इंपोर्ट्स हैं वो 5 साल तक अलाउ कर दी जाएगी। हमने आज देखा मार्केट आवर के बाद एक खबर आई कि यस गवर्नमेंट विल स्टिल अलाउ इंपोर्ट ऑफ 5 years एंड अबव। तो इसमें आपका क्या है? आई थिंक गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है, गवर्नमेंट इस तरह क्यों सोच रही है इस चीज़ को, और इसको किस तरह? हम तो इसको बिल्कुल स्टॉक मार्केट और कैपिटल एलोकेशन वाले एंगल से देखेंगे। देखें, सिर्फ ये इशू नहीं है कि 5 साल की गाड़ियाँ, 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ आ जाएंगी। अगर आप उसके बाद भी देखें तो कुछ सालों के बाद शायद 7 साल से पुरानी गाड़ियां भी जो है वो अलाउ हो जाएंगी। बिल्कुल। और इवन दो गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी रखी है, ये कंपटीशन को इंक्रीज करेगा। हमें जहन में ये रखना चाहिए कि देखें, ये तो एक सर्टेनिटी है कि पाकिस्तान में 5 साल बाद इससे ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी। सवाल ये है कि क्या गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज और क्या पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स इन ज्यादा गाड़ियों से पैसे कमा सकेंगे या नहीं।
तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो पाकिस्तान के ऑटो स्पेस में सिग्निफिकेंटली बदल गया है। पहले सिर्फ 3 कंपनीज थी, अब वो नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ गया है और कंपटीशन ज्यादा फेयर्स हो गया। जब जब ज्यादा फेयर्स कंपटीशन होता है किसी भी इंडस्ट्री में प्लेयर्स के बीच में, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म में हिट होती है। अगर हम अर्ली 1920s 30s में देखें तो यूएस में 2000 ऑटो कंपनीज थी, आज जो है वो बहुत ही एक हैंडफुल रह गया है। द सेम विद एयरलाइंस इन द 80s इन द यूएस, कि उस वक्त देयर वर हंड्रेड्स ऑफ एयरलाइंस और अब जो है वो कुछ नाम की रह गई हैं। तो जहां पे कंपेरेटिव एनवायरनमेंट बहुत गर्म होता है, जैसे अभी इस वक्त ऑटोज में होता जा रहा है कि हर कंपनी एक नई गाड़ी निकालती जा रही है और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट्स भी अलाउ कर रही है 5 साल से पुरानी गाड़ियों की, तो ऑटो सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जिससे मुल्क को गुजरना था और अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गुजर रहे हैं। हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि ऑटो कंपनीज प्रोटेक्ट होने से कस्टमर भी जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट हो रहा होता है, कि आप कस्टमर को लोअर प्राइसेस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आप कस्टमर को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो महंगी गाड़ी खरीदे और फ्रीली compete करने देना चाहिए कंपनीज को। और बस इन्वेस्टर्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। अच्छा, लेकिन यूसुफ, हमने देखा है जहां आप कंपटीशन की बात करें ना, बिल्कुल सही है। ओवर द इयर्स स्पेशली जो लास्ट पॉलिसी आई थी जो गवर्नमेंट ने दी थी, उसमें हमने नए प्लेयर्स को एंटर होते हुए देखा और इंडस्ट्री काफ़ी कंपेटिटिव हो गई। अब अगर प्राइसिंग की बात है, वी ऑल नो कि जो पाकिस्तान में प्राइसिंग गाड़ियों की ज़्यादातर इम्पैक्ट होती है, दैट इज़ बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी का एक साइकिल आता है बूम बस का, जिसमें हमारा फिर रुपया डिप्रिशिएट हो जाता है। तो मेजर रीज़न जो है, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो तो डॉलर के बढ़ने की वजह से होता है। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट अलाउ कर देंगे, वैसे ही हमारे पास रिजर्व्स बड़े महदूद हैं, तो गवर्नमेंट क्या इस साइड पे नहीं सोच रही? और आईएमएफ का अगर प्रेशर है तो आईएमएफ इस साइड पे नहीं सोच रहा? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं और किस सेगमेंट में मेजरली गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं। कुछ गाड़ियां पाकिस्तान में बनाना अभी भी इस वक्त बहुत कंपेटिटिव है। हम कुछ चीजें जो गाड़ियां हम बल्क में बनाते हैं वो हम सस्ती ही बनाते हैं। जैसे अगर हम टोयोटा की कुछ गाड़ियां देखें तो वहाँ हम काफी कंपेटिटिव हैं। अगर हम सुजुकी की कुछ गाड़ियां देखें तो हम वहाँ काफी कंपेटिटिव हैं। एटलस होंडा की जो मैनेजमेंट है वो अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में कहती है कि हम दुनिया की सबसे सस्ती बाइक बनाते हैं। तो कुछ सेगमेंट्स में गाड़ियां सस्ती हैं। देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा कि जिस वक्त की गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी तो उस वक्त कंपेरेटिव लैंडस्केप क्या होगा, गवर्नमेंट क्या सोच रही है पे तो देखें गवर्नमेंट ही कमेंट कर सकेगी। हमें तो ये एनालाइज करना होता है कि जो हो रहा है वो उसको किस तरीके से प्ले आउट करें बाजार के अंदर। तो हमारे ख्याल से स्पेस कंपेरेटिव होती जा रही है और ख्याल रखना चाहिए और सही से एनालाइज करके इन कंपनीज को देखना चाहिए। जो पिछले 20 साल के गाड़ियों के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स थे ऑटो कंपनीज के, जब 3 कंपनीज थी, और जो अगले 20 साल हैं, अगले 20 साल में इट्स गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ विनर। सही है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द सर्कुलर डेट, और इसमें हमें ये भी पता है कि मंडे को सुई सदर्न गैस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। हमने काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी है इस हफ्ते, और फर्स्ट क्वार्टर FY25 यानी कि सितंबर 2024 का जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स आएंगे। मार्केट में तो जो बातें हो रही हैं वो डिविडेंड तक की भी हो रही हैं, आपका क्या एनालिसिस है? देखें, जब तक आ नहीं जाता है उस वक्त तक डिविडेंड पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट सर्कुलर डेट रिजॉल्व होने से इन सारी कंपनीज के पे आउट्स इंप्रूव होने चाहिए ग्रेजुअली, और कोई एक डिविडेंड के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए हाउ दिस विल प्ले आउट ओवर द लॉन्ग टर्म, ओवर 2 years 3 years। अगर ये सारी कंपनीज के कैश फ्लो इंप्रूव हो जाते हैं तो ग्रेजुअली अर्निंग्स भी इंप्रूव होंगी, और एक जो मार्केट रिस्क बिल्ड इन करती है कैश फंस जाने का, वो रिस्क भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो दी स्टॉक्स कैन ग्रेजुअली री-रेट, बट इस वक्त जो है असली जिस चीज के ऊपर मार्केट की नजरें हैं, जाहिर है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क है। अच्छा, लास्टली बताइए यूसुफ के आप कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बेहतर देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखें, कुछ सिक्लिकल्स में सीमेंट्स वगैरह अगर हालात जैसे ही सही हो जाते हैं तो दे लुक गुड। फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज जो हो गए, जिनका स्टॉक मार्केट वॉल्यूम से ताल्लुक होता है, जिसमें PSX हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, वो ये बहुत हाई ROE बिजनेसेस हैं जिनमें एक्टिविटी, स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी जैसे जैसे मार्केट सेकंड फेज में एंटर होती जा रही है तो यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग्स देखी जा सकेंगी। हम जो है फिर यही सर्कुलर डेट क्लियर होने वाली जो स्टॉक्स हैं वहाँ बहुत कुछ हो सकता है और वहाँ पे रैलीज हो सकती हैं। फिर हमने देखा है कि इवन दो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, बैंक्स ने काफी अपनी अर्निंग्स को सस्टेन किया है, तो बैंकिंग में भी जो है वो जगह है, इस वक्त रूम है बढ़ने की, और इस वक्त भी वैल्यूएशंस जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है।
फिर केमिकल स्पेस में भी जाहिर है जैसे टर्न अराउंड हो रहा है टेक्सटाइल्स में भी, और जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है इंडस्ट्रियल, तो हम केमिकल सेक्टर में भी देख सकते हैं कि कुछ के स्टॉक सस्ते हैं और अर्निंग्स जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके यूसुफ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा शहबाज, जहाँ मैंने सुई साउथ की बात की थी, यहाँ बता दें अपने व्यूअर्स को कि मंडे को बोर्ड मीटिंग है और उसमें फ़र्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे FY25, तो यानी कि सितंबर 2024 का जो क्वार्टर था उसके नंबर्स आएंगे। अब हमको मालूम है कि सुई साउथ बहुत सालों तक लॉस में था, तो पे आउट तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। फिर जब ये हमने देखा है कि अब कुछ सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन हुई है, गैस प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इनके कुछ कैश फ्लोज इंप्रूव हुए, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में जो र्यूमर्स हैं कि अच्छा रिजल्ट भी आएगा और कुछ छोटा सा पे आउट भी आ सकता है? देखिए, इम्पॉर्टेंटली ये देखें कि फॉर द लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स SSGC ने डिविडेंड नहीं दिया है बिकॉज ऑफ कैश फ्लो इश्यूज़। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें, जो जून एंड की बैलेंस शीट है जो अवेलेबल है, उसमें दे हैव सरप्लस कैश अवेलेबल जून एंड ऑफ 2024। तो उसमें आई थिंक 7 अरब का कैश अवेलेबल है इनके पास। तो अगर वो देखें दैट इज़ अबाउट 10 रुपीज़ ऑड पर शेयर के हिसाब से, तो इनके पास गुंजाइश तो डेफिनेटली है। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि येस, अनाउंसिंग डिविडेंड विल बी अ बिग इवेंट फॉर SSGC बिकॉज ये कोई 12 साल बाद डिविडेंड दे रहा है। पर हमें ये भी चीज़ देखनी है कि पिछले एक महीने में ये स्टॉक इज़ अप 30%, राइट? सो इफ अर्निंग्स और डिविडेंड्स आर लिटिल बिलो एक्सपेक्टेशंस, और वैसे भी इट्स मोर ऑफ अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक, so investors should be cautious giving these situations overall. Because हमें ये है कि यहाँ पे हम आप सही कह रहे हैं, cautious ही रहना चाहिए। रूमर्स हैं मार्केट में, we don't know of course, जब मंडे को बोर्ड मीटिंग होगी बोर्ड डिसाइड करेगा कि डिविडेंड है कि नहीं है, so again cautious. But yes, they have the room to announce dividend. Right. अगले हफ्ते के इवेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, मंडे को सुई सदर्न गैस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, फर्स्ट क्वार्टर FY25 के रिजल्ट्स आएंगे, और सेम डे हैस्कॉल की भी बोर्ड मीटिंग है जहां फर्स्ट क्वार्टर FY25 के या कैलेंडर ईयर 25 के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, और UBL की स्प्लिट के बाद ट्रेडिंग का भी आगाज़ हो जाएगा मंडे को ही। अच्छा, इसके अलावा वेंसडे को टी बिल्स ऑक्शन है, थर्सडे को फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा, और उस दिन हीनो पार्क की भी बोर्ड मीटिंग है एनुअल अकाउंट्स के लिए। फ्राइडे को एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन या SPI का डेटा, और एक्साइड बैटरीज़ की बोर्ड मीटिंग है फॉर फुल ईयर रिजल्ट्स। और ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला हफ्ता जो है उसमें बजट भी पास हो जाएगा। अभी जो डेट है वो 26 जून की है, विच इज़ थर्सडे, लेकिन ये 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, बट डू कीप दिस इन माइंड कि अगले हफ्ते बजट भी पास हो जाएगा। अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। नाउ टेक्निकली अगर मार्केट देखें तो इसने इस हफ्ते एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया जो 1,22,000 था, और उसके बाद हमने देखा कि 1,20,000 भी ब्रीच हुआ थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी, लेकिन फाइनली मार्केट 1,20,000 से ऊपर ही क्लोज हुई है, जो स्लाइटली पॉजिटिव है। लेकिन चूँकि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, वी डोंट नो कि किस तरह से चीज़ें जो है अनफोल्ड होंगी। अगर डीएस्केलेशन होती है, ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, तो ऑफकोर्स मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाती है तो ऑफकोर्स वंस अगेन ये जो सपोर्ट लेवल थी 1,22,000 की, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी। अगर मार्केट 1,22,000 और 1,22,300 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम मजीद गेंस देखेंगे। और अगर ऑन द डाउन साइड 1,20,000 फिर ब्रीच होगा तो 1,19,300 पे एक हमको सपोर्ट नज़र आएगी, और अगर वही ब्रीच होती है तो फिर एक बहुत बड़ा रेंज है 1,17,400 से लेकर 1,18,700 की, इसके बीच से कहीं मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो हमने सुई साउथ पे बात की है, थोड़ा सा इसके भी टेक्निकल लेवल्स हम देख लें। हमने देखा कि इस हफ्ते अच्छी रैली तो की और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन 45 रुपीज़ के लेवल के ऊपर वहाँ पे हमको काफ़ी सेलिंग नज़र आ रही थी। ये एक सप्लाईज हमको जोन नज़र आ रहा है 45 से ऊपर का, और ऑन द डाउन साइड जो एक मेजर सपोर्ट जोन है वो इट इज़ बिटवीन 35 रुपीज़ एंड 41 रुपीज़। तो इन लेवल्स का ख्याल रखिएगा। अगर 45 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, अगर ऑफ कोर्स हमने देखा कि जब मंडे को रिजल्ट अनाउंस होंगे उसमें कोई डिविडेंड भी आ गया, तो मार्केट में ओवरऑल अगर कंडीशन थोड़ी मंदी भी होगी तो मे बी हमको सुई साउथ में सपोर्ट नज़र आ सकती है। बट ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनफोल्ड्स। अब हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। ओके शहबाज, ये बताइए कि आपकी क्या टेक होगी फॉर नेक्स्ट वीक?
I think next week भी the focal point will be the Iran-Israel conflict और geopolitics होगा, और वो लगता है कि as per Trump statement कि वो linger on हो सकता है for at least 2 weeks. So I think market next week can remain range bound, but I think oil stocks can be under limelight because resolution of circular debt जो अभी standing finance committee ने approve कर दी है, वो we might see some disbursement because अब I think investors disbursement का wait कर रहे हैं कि वो कब होगी और कितनी होगी, तो I think these stocks can be under limelight, but I think मेरी overall take है कि market will remain range bound. अच्छा, नाउ नेक्स्ट वीक आई एग्री विथ यू शहबाज, और हम जो कह भी रहे हैं इट ऑल डिपेंड्स के ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। और जैसे मैंने भी कहा अभी कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी तो मार्केट रैली कर जाएगी वापस, नेगेटिव होगी ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगी तो ऑफ कोर्स मार्केट नीचे आएगी। बट एज शहबाज सेड कि ये सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन एक की ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, और हमने देखा भी है, जैसे मैंने मेंशन किया, मैं थोड़े से लेवल्स ही बता दूं। लास्ट वीक PSO क्लोज हुआ था 368.63 पे, और हमने देखा कि इस हफ्ते 372.29 पे क्लोजिंग हुई है। तो हमने देखा है कि PSO डिस्पाइट के इंडेक्स 1.7% नीचे बंद हुआ, PSO ऊपर बंद हुआ है। सेम इज़ द केस विद OGDC पिछले हफ्ते 208.86 पे क्लोज हुआ था और इस हफ्ते 212.25 पे क्लोज हुआ है। और मैंने आपको SSGC का बताया, वो 41.52 पे क्लोजिंग हुई थी, लास्ट वीक 43 क्लोज हुआ है। सुई नॉर्थ 114.70 पे क्लोज हुआ था, इस हफ्ते 115.66 पे। तो बारिंग PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम जो है वो वाइड स्टॉक है इन स्टॉक्स में जो सर्कुलर डेट से इनको फ़ायदा होगा अगर रेजोल्यूशन से, तो वो नीचे बंद हुआ है। बट बाकी ये चारों स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो ये एक चीज़ है, इसको देखना होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक इज़ ऑल्सो दी फ्यूचर्स रोल ओवर वीक भी आ रहा है, तो उसमें यूजली प्रेशर आता है, और अगर ऑफ कोर्स सेंटिमेंट अच्छा ना हो तो उसमें प्रेशर और बिल्ड हो जाता है। बट मे बी ऑलरेडी जो कि मार्केट काफ़ी नीचे आ गई है, और जैसे मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है ऑन दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मार्केट बेहतर हो सकती है डिस्पाइट दी फ्यूचर्स रोल ओवर। सो इन स्टॉक्स पे फोकस करें। अच्छा, एक और पॉइंट है कि स्पेशली जो अभी खबर आई आफ्टर मार्केट आवर्स रिगार्डिंग ऑटो सेक्टर कैन रिमेन अंडर प्रेशर, बिकॉज पहले भी बजट से पहले यही था कि 5 साल की गाड़ियाँ की इंपोर्ट अलाउ कर देंगे। अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि 7 साल की गाड़ियाँ अलाउ कर देंगे इंपोर्ट। दैट्स लाइक 2-3 इयर्स के बाद की बात है। 2-3 इयर्स के बाद, बट येस आई थिंक ऑटो सेक्टर कैन रिमेन अंडर प्रेशर अगेन नेक्स्ट वीक। तो हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर किस तरह परफॉर्म करता है। अच्छा, और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नुक्ता ने अपनी नई ऐप लॉन्च की है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़रूर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इट इज़ फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉयड। इसको इंस्टॉल करके इस पर अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, खुदा हाफिज़।